बैंक के अलावा भी जिन स्टॉक्स ने कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ दिखाई, फॉर इंस्टेंस आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, वो भी आज थोड़ा मुनाफा वसूली की चपेट में है और 2% नीचे ट्रेड कर रहा है 283 के लेवल्स पर। दो स्टॉक्स में देखना चाहूंगी, एक तो एशियन पेंट्स, जिसके नतीजे कल मार्केट बंद होने से ठीक थोड़ा पहले आए थे, और दूसरा अदानी पोर्ट्स। दोनों के ही नंबर्स आखिरी के 1 घंटे में आए थे। एशियन पेंट्स भी 2% से ज्यादा की बढ़त लेकर दिन के ऊपरी स्तरों पर क्लोज हुआ था, लेकिन आज 1.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, और एक 9% से ज्यादा का मूव हमने देखा था अदानी पोर्ट्स में, लेकिन यहां भी अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है 0.25% नीचे ट्रेड करते हुए। आशीष, ये अदानी पोर्ट्स पर आपके कमेंट में लेना चाहूंगी। कल हमने 9% का स्पर्ट देखा था पोस्ट अर्निंग्स, और हाल ही की जो परफॉर्मेंस रही इस शेयर की डेरिवेटिव्स में भी, वो भी ठीक ठाक रही थी। अभी जो ये 0.5% का डिप दिख रहा है, क्या ये प्रॉफिट बुकिंग में तब्दील हो सकता है? क्या यहां से दबाव दिख सकता है, या फिर ट्रेडर्स को यूज करना चाहिए इस तरह का छोटा मोटा डिप भी नई खरीद के लिए? देखिए, प्रॉफिट बुकिंग पॉसिबल है, क्योंकि अगर से आप देखेंगे तो पूरे लास्ट महीने के अंदर में 21% का अपसाइड स्टॉक ने दिखाया है। बट ये जो डाउन साइड है, मैं समझता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा 300-302 के स्तरों तक आ सकता है। तो डिप्स में 302-303 के आसपास जब भी ये स्टॉक आता है, वहाँ पर पे लॉन्ग पोजीशन बनाना चाहिए। स्ट्रॉन्ग अपसाइड इसके अंदर में टेक्निकली मुझे लगता है नजर आती है। 330-335 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो एक गिरावट अगर से 2-3% की आती है, तो वहाँ पर पे एक अट्रैक्टिव बाय साबित हो सकता है। राकेश, तो ओपन हाई बन गया आज के बाजार पे, अब क्या करना चाहिए मार्केट्स को लेकर, और कौन से स्टॉक पे इस समय आपका फोकस सबसे स्ट्रांग है सर? रजत, अगर टेक्निकली देखें तो 8635 के नीचे एक ब्रेकआउट है, और हमने अपने क्लाइंट्स को 8655 फ्यूचर के अराउंड निफ्टी बेचने की राय दी है। मुझे लगता है निफ्टी को बेच के चलना चाहिए। 8748 के स्टॉप लॉस के साथ 8540 के टारगेट के लिए महिंद्रा को बेचने की राय रहेगी। 1345 के स्टॉप लॉस के साथ 1245 से 1250 के लक्ष्य के लिए। ये दोनों अक्टूबर सीरीज के ट्रेड हैं। आईटीसी मुझे लगता है आज नतीजे हैं, और नतीजों से पहले इसको बेच के चलना चाहिए 246.70 के स्टॉप लॉस के साथ। और मुझे लगता है इसमें 7-8 रुपए का शायद डिक्लाइन देखने को मिले पोस्ट रिजल्ट्स। इन्फोसिस एक्सपायरी के नजरिए से मुझे लगता है बेच के चलना चाहिए 1044 के स्टॉप लॉस के साथ 975 से लेकर 982 के लक्ष्य के लिए। जी अविनाश, HUL ITC तो नतीजों से पहले थोड़े दबाव में है, लेकिन डाबर में खरीदारी दिख रही है, और नतीजे तीनों ही कंपनियों के आने हैं। कहां अच्छी नंबर्स की उम्मीद है आपको इन तीनों में से? नहीं, मुझे लग रहा है कि क्लियरली FMCG स्पेस में हिंदुस्तान यूनिलीवर का रिजल्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। हमको लग रहा है कि अगर प्रॉफिट ग्रोथ 5% से ज़्यादा आती है और वॉल्यूम ग्रोथ भी अगर अच्छा खासा आता है, क्योंकि इस क्वार्टर में थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो मानसून का डेफिनेटली पॉजिटिवली प्ले आउट होना चाहिए। तो मुझे लगा हिंदुस्तान यूनिलीवर को एक पॉजिटिव बायस से देखना चाहिए। हालांकि ITC की भी नंबर्स हमने प्रीवियस क्वार्टर से देखे हैं कि वॉल्यूम ग्रोथ सिगरेट्स में ऑलरेडी रिकूप हो चुका है, बट शेयर काफ़ी भाग चुका है। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर में मेरे ख्याल से रिजल्ट्स के पहले एक पोजीशन ली जा सकती है। एक बार देखिए आप मारुति सुजुकी हालांकि 0.5% ऊपर है, लेकिन इंपॉर्टेंट ये बात है कि स्टॉक ने अपना नया लाइफ टाइम हाई आज टच किया है 5800 का। अपने लाइफ टाइम हाईस पर मारुति भी ट्रेड करते हुए 5810 के लेवल्स देखे जा रहे हैं। 0.5% की मजबूती है और दिन के ऊपरी स्तरों पर है। जो भी आने वाले कंपनी को उससे पहले लगातार तीसरा ट्रेडिंग सेशन ऐसा जो इसने पॉजिटिव टेरिटरी में गुजारने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अविनाश, मारुति सुजुकी से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए सर? और आज जो संभलने की कोशिश कर रहे हैं स्टॉक्स, उसमें मारुति सुजुकी, हीरो मोटोकॉर्प, ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर ट्रेडर्स निफ्टी में बेट लगा रहे हैं पॉजिटिव साइड पे। आपकी राय मारुति सुजुकी को लेकर? आई थिंक रजत, मारुति सुजुकी में डेफिनेटली नतीजे जो कल आने वाले हैं काफ़ी बेहतरीन आने की एक्सपेक्टेशन है। नॉट ओनली वॉल्यूम ग्रोथ बट मार्जिन प्रेशर भी मेरे ख्याल से कम होगा, और जो करेंसी का जो हेडविंड था वो भी कम हो चुका है। हमको लग रहा है कि कम से कम 18-20% का प्रॉफिट ग्रोथ और वॉल्यूम ग्रोथ भी डबल डिजिट में आने के बाद मारुति के नंबर्स आने के बाद कल एक थोड़ा सा उछाल मारुति के शेयर में शॉर्ट टर्म में आएगा। लेकिन फंडामेंटली भी हमको लग रहा है कि कोई भी गिरावट अगर आती है मार्केट्स में, और ये शेयर अगर थोड़ा भी गिरता है 5700 या 5800, तो डेफिनेटली इसमें एक 14 या 15% का अपसाइड इन द नेक्स्ट 12 मंथ्स पॉसिबल है। जी आशीष, ICICI बैंक और एक्सिस बैंक, इन दोनों पर अभी मौजूदा गिरावट को देखते हुए अब क्या करना चाहिए? देखिए, एक्सिस बैंक तो मैं क्लियरली अवॉइड करूंगा, क्योंकि इसके अंदर में क्लियर एक ब्रेकडाउन हुआ है। बट जहां तक ICICI का सवाल है, अगर से एक डिप आती है और 278, 277 के लेवल्स देखने को मिलते हैं, तो वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी जहां पर पे लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है। मुझे लगता है ICICI बैंक के अंदर पोटेंशियल है, स्टॉक 300 के स्तरों को क्रॉस कर सकता है।
राकेश, टाटा मोटर्स, डीवीआर, टाटा मोटर्स दोनों पे क्या किया जाए? निफ्टी पे आज जो गिरावट है उसमें एक्सिस बैंक और टाटा ग्रुप की दोनों ही कंपनियां जो हैं, टाटा मोटर्स डीवीआर, यहां पर आज जो डेंट पड़ा है उसकी वजह से निफ्टी पे प्रेशर देखने को मिल रहा है। 2.5% दोनों स्टॉक्स नीचे, क्या किया जाए? देखिए रजत, जैसे पहले भी बोला था, एज ऑफ नाउ जिस तरीके से टाटा समूह में जो चल रहा है, एक वोलेटिलिटी बढ़ेगी। अगर ट्रेडिंग का नजरिया है तो दूसरी तरफ देखें, क्योंकि रजत वोलेटिलिटी में स्टॉप लॉसेस मैच होने के चांसेस रहते हैं, तो ट्रेडिंग के नजर से बिल्कुल अवॉइड है। किसी का लंबी अवधि का नजरिए से निवेश है तो चिंता की बात नहीं है, गिरावट पर खरीदारी करके चलना चाहिए। राकेश, ट्रेडिंग के नजरिए से कोई स्टॉक समझ में आ रहा है भी जहां पर नया ट्रेड इंट्राडे के लिहाज से बनाया जा सकता हो? दीपाली, काफी ट्रेड डिस्कस करें। इन्फोसिस बेच के चलें, आईटीसी का फ्यूचर बेच के चलें, महिंद्रा एंड महिंद्रा बेच के चलें, निफ्टी को बेच के चलें और एल&टी फाइनेंस होल्डिंग को खरीद के चलना चाहिए। जी, एकमात्र बाय है राकेश का एल&टी फाइनेंस, वरना निफ्टी भी बिकवा रहे हैं और काफी सारे स्टॉक्स भी बताए हैं जहां पर आप सेल की स्ट्रेटेजी। लिमिटेड एक बार देख लेते हैं, ये स्टॉक एकदम से रडार पर आया है। EIH में निचले स्तरों से एकदम से खरीदारी जो है वो उसको दिन के उच्चतम स्तर पे ले आई, 117 रुपए पे पहुंच गया, 6.5% ज्यादा के रिटर्न्स डिलीवर कर रहा है। राकेश, टेक्निकल सेटअप देखिए इसका प्लीज, यहाँ पर अब लगता है कि ट्रेडर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, आज तो पोजीशन बना के चल सकते हैं। देखिए रजत, ट्रेडर सेंटीमेंट पॉजिटिव है, ऑलरेडी एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। इतना ऊपर नई पोजीशन लेने की राय तो नहीं दूंगा, किसी के पास है तो बाय करके चलें। दिवाली, एक और स्टॉक जिसपे हम रिकमेंड कर रहे हैं खरीदने के लिए, हिंदुस्तान जिंक, मौजूदा स्तर 255 के हैं। मुझे लगता है इस स्टॉक को दिवाली के नजरिए से खरीदें और न्यू ईयर के नजरिए पे इसको बेचें। 300 रुपए के लक्ष्य मुझे 2 महीने के अंदर लगते हैं। एक स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव बाइंग कैंडिडेट है हिंदुस्तान जिंक मौजूदा स्तरों पर। जी अविनाश, ये मिड कैप स्मॉल कैप गेनर्स की लिस्ट जब रोज देखते हैं तो अब देखिए कुछ नए नेम्स ना दिखते नहीं है, या तो दिखते हैं केमिकल्स या दिखते हैं एग्री स्टॉक्स, टेक्सटाइल स्टॉक्स, और यही आज की लिस्ट में भी शामिल हैं। अभी नए निवेश के लिहाज से मिड कैप स्मॉल कैप में आपको कौन से स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं? नहीं, मुझे लग रहा है कि नए निवेश के लिए अगर किसी को मिड कैप स्टॉक लेना है तो हमको सिंटेक्स इंडस्ट्रीज काफ़ी पसंद है। हमको लग रहा है कि यहाँ पे जिस प्रकार का डीमर्जर प्रपोजल मैनेजमेंट ने अनाउंस किया है, यहाँ पे वैल्यू अनलॉकिंग के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है। टेक्सटाइल और प्लास्टिक बिजनेस जब डीमर्ज होगा तभी वो दोनों बिजनेस की वैल्यू शेयर होल्डर्स को काफ़ी अच्छी आएगी। इनफैक्ट शेयर में काफ़ी अच्छी एक्यूमुलेशन 82-83 में हो चुकी है और हमको लग रहा है कि अगर कोई 6 to 12 मंथ्स का व्यू रखता है तो यहाँ से बहुत बड़ा अपसाइड आएगा। तो ये एक मिड कैप है जो अभी शायद ज़्यादा चला नहीं है, लेकिन वैल्यू अपसाइड काफ़ी सिग्निफिकेंट है। चलिए एक बार एक स्टॉक देखते हैं, जुबिलेंट फूड्स, क्योंकि इसके भी नतीजे आने वाले हैं और पिछले कुछ दिनों में ये स्टॉक ह्यूजली एक्यूमुलेटेड स्टॉक है। निचले स्तरों से साफ तौर पे खरीदारी जो है वो जुबिलेंट फूड्स पे आज के सत्र पे भी रिफ्लेक्ट हो रही है। जस्ट डायल को भी देख लेते हैं, यहाँ पर भी एक हल्का पुल बैक जरूर विजिबल है और जस्ट डायल पे अब 454 के लेवल पे, यानी कि 1.5% के आसपास की तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। जस्ट डायल, जुबिलेंट फूड्स, क्या इस पे बेट लगाई जा सकती है? जिस तरीके की पोजीशन आज बनी, आशीष? आशीष सुन पा रहे मुझको आप? जस्ट डायल के हाँ जी जस्ट डायल में देखिए बेस जरूर बना है, बट जिस भी स्टॉक में इस तरह का एक मेजर डाउन स्विंग देखने को मिला है उसके अंदर में मैं समझता हूँ पोजीशंस लेना थोड़ा सा एक रिस्की बेट हो सकता है। डेफिनेटली एक अपसाइड शायद 475-480 तक जस्ट डायल में देखने को मिले, बट मैं समझूंगा इस रैली को यूज करना चाहिए अगर से कोई पुरानी पोजीशंस हैं तो उसको एग्जिट करने के लिए, रेदर देन फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस बनाने के लिए। और जहां तक के जुबिलेंट फूड का सवाल है, देखिए इस स्टॉक के अंदर में थोड़ा मैं कंफर्टेबल रहूंगा और मुझे लगता है ऊपर में 1300 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों में ही जस्ट डायल और जुबिलेंट फूड में जुबिलेंट फूड एक बेटर पिक होगी लॉन्ग करने के नजरिए से। राकेश, ओएनजीसी के हाल ही के बिहेवियर ने काफी सरप्राइज किया है। आप देखिए आज भी मार्केट्स भी नीचे हैं और क्रूड भी नीचे है इंटरनेशनल मार्केट में, उसके बावजूद भी ये स्टॉक हरे निशान में कायम है, 1/4% के गेंस लेकर 289 के लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। क्या अभी भी लॉन्ग पोजीशंस जिन्होंने ऑलरेडी बनाई हुई हैं उनको होल्ड रखनी चाहिए? दीपाली, डेफिनेटली होल्ड रखना चाहिए। आपने तो स्टॉक को नीचे 265 266 के अराउंड स्टॉक को पिक किया था, काफी बेहतरीन टेक्निकल स्ट्रक्चर है। बट दीपाली, अगर कोई नई पोजीशन ले रहा है तो इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। निफ्टी में क्रैक देखने को मिल रहा है, अब क्लोजिंग भी क्रैक के साथ होगी कि नहीं होगी ये किसी को नहीं मालूम है, बट मार्केट में एक्सट्रीम वोलेटिलिटी है। तो इस समय अगर कोई नई पोजीशन ले रहा है तो उन स्टॉक्स पे फोकस रखना चाहिए जो गिरते बाजार में बढ़ने का पोटेंशियल रखता है। जैसे आपने अभी शो की शुरुआत में बोला था कि उन स्टॉक्स को देखो जहां रिजल्ट अच्छे आए हैं, जहां टेक्निकल स्ट्रांग है। जैसे कल एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के नतीजे अच्छे आए, फेडरल बैंक के नतीजे अच्छे आए, टेक्निकली एक नई टेरिटरी में एंटर करा है। तो अगर बाय करना है तो इस तरफ बाय करेंगे जहां नए ब्रेकआउट्स देखने को मिल रहे हैं और जहां एक कारण है और जहां टेक्निकली हमें लगता है कि मार्केट
गिरते मार्केट में भी स्टॉक आउट परफॉर्म कर सकते हैं। ये एज एक बार फिर से देख लेते हैं, क्योंकि 111.45 के लेवल पे 30 लाख शेयरों का एक बड़ा सौदा हुआ, उसका एक रिएक्शन है। अब 119 के लेवल पे ये स्टॉक कोट कर रहा है, यानी कि 0.9% के आसपास की तेजी देखने को मिली। लेकिन जो राकेश बात कह रहे हैं तो बिल्कुल सही, ऊपरी स्तरों पर जो दबाव बना है मार्केट्स पे वो अब निफ्टी को ले आया है 8621 के लेवल पे। तो कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन के बिल्कुल विपरीत स्थिति है। हम टिकने की कोशिश कर रहे थे 86-50 के लेवल के ऊपर, ज्यादातर जानकारों की जो बायस था वो पॉजिटिव था, लेकिन अब 86-19 किसी भी समय 8600 तक के लेवल्स अटेम्प्ट हो सकते हैं मार्केट पे। बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव पोजीशन है एक्सिस बैंक में, टाटा मोटर्स, आईसीआईसी बैंक में जो बनी, उन्होंने बाजार पे एकदम से दबाव बनाया और बाजार पे आज शुरुआती टिक्स में एक बिकवाली है और ओपन हाई, यानी कि आज जो दिन का उच्चतम स्तर है वही बाजार ने हाई बनाया। जी, लेकिन एल&टी फाइनेंस का भी जिक्र किया, एल&टी फाइनेंस का भी जिक्र किया था राकेश ने, और देखिए स्टॉक लगातार चला भी है, अभी भी 1% ऊपर ट्रेड कर रहा है। नतीजे आए, उन्हीं नतीजों पर बातचीत कर लेते हैं मैनेजमेंट से। हालांकि जो प्रॉफिट्स हैं वहां पर 33% की हमने ग्रोथ देखी है। जो फी इनकम है अक्रॉस ऑल बिजनेसेस में, वहां पर काफी अच्छा ट्रैक्शन इस क्वार्टर में देखा गया है, और कंपनी अपने जो प्रॉफिटेबल एसेट ग्रोथ है वहां पर काफी फोकस कर रही है। 1.25% ऊपर स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। लेकिन नंबर्स पर बातचीत करने के लिए मिस्टर दीनानाथ सुभाष हमारे साथ मौजूद हैं, एमडी हैं एल&टी फाइनेंस होल्डिंग के। मिस्टर सुभाष, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द शो एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ अर्निंग्स। नतीजों में इस बार हमने देखा है कि रिटर्न ऑन इक्विटी में भी सुधार दिखा है, मुनाफे और एसेट ग्रोथ में भी अच्छी मजबूती आई है। तो इस बार के जो की ग्रोथ ड्राइवर्स रहे हैं वो क्या रहे हैं? अब मुझे बहुत खुशी होती है बोलते कि ये क्वार्टर जो क्वार्टर 2 है वो दिखा रहा है कि हमारी स्ट्रैटेजी सही थी और हमारा इम्प्लीमेंटेशन प्लान भी सही था। सो बेस्ड ऑन दिस, जो हमने बोला कि हमारे बिजनेसेस में हम अच्छे हैं, जो हम बिजनेसेस अच्छा कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई है ये क्वार्टर में। डिसबर्समेंट में 28% की ग्रोथ है। कॉस्ट टू इनकम में भी हमने बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाया है। जो कॉस्ट कट्स हमने फर्स्ट क्वार्टर में किए थे और जो कंटिन्यूस हम लोग टेक्नोलॉजी पे जोर जो दे रहे हैं, उससे हमारा कॉस्ट टू इनकम रेशो 33% से नीचे आके 28% हुआ है। और इसका नतीजा ये हुआ है कि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो पैट मिलता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें 33% की वृद्धि हुई है। और ROE जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट रेशो हम मानते हैं, उसमें 9.8% से इन लास्ट क्वार्टर इट हैज़ इम्प्रूव टू 11.7%। ये ऑलमोस्ट 2% का बहुत स्मार्ट इम्प्रूवमेंट हमने दिखाया है। सो ये क्वार्टर के हाइलाइट्स हैं। लेकिन ये क्वार्टर के हाइलाइट्स हमें ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रैटेजी थी वो सही थी, और जो हम वो स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं वो सही दिशा में जा रहा है। लेकिन सर, ये क्रेडिट ग्रोथ की स्थिति क्या है ये बताएं आप, और अब गोइंग फॉरवर्ड क्या B2C और B2B सेगमेंट में किस तरीके की स्ट्रैटेजी और कहां पर फोकस सबसे ज्यादा रहेगा कंपनी का, ये बताएं। हमारे 3 फोकस बिजनेसेस है लेंडिंग में। एक तो रूरल, ग्रामीण में जो हम डिसबर्समेंट्स करते हैं, माइक्रो फाइनेंस, ट्रैक्टर्स और 2 व्हीलर्स में। फिर हाउसिंग, जहां हम ज़्यादा जो नॉन सैलरीड है, खुद का बिजनेस करने वाले लोग हैं, उन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एज वेल एज डेवलपर्स पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। और उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर, जहाँ हमारा मेन कॉन्सेंट्रेशन हरित ऊर्जा जो होती है, सौर ऊर्जा या वायु ऊर्जा, उस पर कॉन्सेंट्रेशन है, और रोड्स पे कॉन्सेंट्रेशन है। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि ये सारे जो सेक्टर्स हैं जो हमने ग्रोथ सेक्टर्स करके आइडेंटिफाई किए थे, और जहां हमें लगता है कि हमारे पास नेचुरल स्ट्रेंथ्स है, और एल&टी की सब्सिडरी होने के कारण जो ग्रुप स्ट्रेंथ्स जो है, उसके हिसाब से ये सारे सेक्टर्स में बहुत पॉजिटिव ग्रोथ कंपनी ने दिया हुआ है। और इसका नतीजा सीधा हमारे प्रॉफिटेबिलिटी पे दिख रहा है, क्योंकि जो चीज़ आप अच्छी कर सकते हो वो अगर आप ज़्यादा करो तो मुनाफा ज़्यादा बनेगा, और जो चीज़ आप ठीक से नहीं कर पाते हो, जिसमें और कोई लीडर है, वो आप करोगे तो उसमें नुकसान ही होगा। और इसीलिए हमने बहुत सारे हमारे जो बिजनेसेस थे लास्ट ईयर, वो सारे आप बंद कर दिए हैं, और जो मुनाफा दिख रहा है वो ये स्ट्रैटेजी का डायरेक्ट रिजल्ट है। बिल्कुल, इनफैक्ट सुभाष जी, सभी सेक्टर्स में, सभी बिजनेसेस में अच्छी ग्रोथ आई है। लेकिन एक चीज और जानना चाहेंगे, एनपी फ्रंट पे भी हमने इंप्रूवमेंट देखी है, लेकिन क्या प्रोविजनिंग कवरेज में भी सुधार आया है इस क्वार्टर में? ये 2 सेक्टर्स में हमने एडिशनल प्रोविजन लिया है। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है, वहाँ हमारा जो पुराना बुक था, उस पे ये ज़्यादा प्रोविजंस, मतलब जो रेगुलेटरी बोलते हैं उससे भी ज़्यादा प्रोविजंस हमने इसके लिए लिए हैं
कि हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड दिख रहा है अभी बैंकिंग सेक्टर में कि अगले 2 से 3 साल में काफ़ी असेट्स रेजोल्यूशन की तरफ जाते हुए हमें दिख रहे हैं। और जैसे ही ये असेट्स रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे वैसे कुछ हेयर कट, मतलब इवन लेंडर्स को कुछ हेयर कट लेके ये रिजॉल्व करना पड़ेगा और ये अच्छी बात है। लेकिन एट द सेम टाइम ये ज़रूरी है कि सारे लेंडर्स अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाए कि ये हेयर कट ले पाए। इसीलिए हमने हमारे होलसेल में इफ़ यू सी क्रेडिट कॉस्ट 2% है हमारे बुक साइज़ के, जिसमें से 50% से भी ज़्यादा वॉलंटरी प्रोविजंस है। हम ये अगले 2 से 3 क्वार्टर में ये ट्रेंड जारी रखेंगे। दिस इज़ नॉट ए इंडिकेटर कि स्ट्रेस का इंडिकेटर नहीं है, बट ये इसका इंडिकेटर है कि मैनेजमेंट बैलेंस शीट ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहती है। और आफ्टर दिस 2 to 3 क्वार्टर्स से सेकेंड हाफ ऑफ नेक्स्ट ईयर से ये क्रेडिट कॉस्ट घट के लेस देन 1% हो जाएगा, जिससे द होलसेल बिजनेस विल start showing a smart ROE of 15% and more. जी, इनफैक्ट सुभाष जी, एनपीए फ्रंट पर हमने इम्प्रूवमेंट देखी है, जो ग्रॉस एनपीए हैं आपके 40 बेसिस पॉइंट तक इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन क्या ये इम्प्रूवमेंट आने वाले क्वार्टर्स में भी कंटिन्यू होगी? और दूसरी चीज़ ये कि जो सरकार रिफॉर्म में काफ़ी सारे बदलाव कर रही है, उसको लेकर क्या कहना है आपका? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि क्वार्टर बाय क्वार्टर हमारे एनपीएस इम्प्रूव होंगे, लेकिन अगर नेक्स्ट 2-3 साल की ट्रेंड देखें तो एनपीएस डेफिनेटली इम्प्रूव होंगे, जिनके कई कारण होंगे। रूरल सेक्टर में सुधार आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जैसे गवर्नमेंट ने बोला है कि ईपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स को जो आर्बिट्रेशन अवार्ड्स मिलते हैं उसका 75% पेमेंट मिल जाएगा। फिर बैंकिंग सेक्टर प्रोजेक्ट्स बेच के थोड़ा सा हेयर कट लेके फॉरेन इन्वेस्टर्स को प्रोजेक्ट्स बेचेंगे। आपने पढ़ा होगा कि काफ़ी कैनेडियन इन्वेस्टर्स इंडियन रोड सेक्टर में आ रहे हैं। सो काफ़ी मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसे कोई जादू की छड़ी चलेगी और नेक्स्ट क्वार्टर से सब इम्प्रूव हो जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स भी है। लेकिन जो लास्ट 2 साल की जो सिस्टम में एक तरह की डिस्पॉन्डेंसी थी कि कुछ नहीं हो रहा था, वी आर डेफिनेटली मच मोर ऑप्टिमिस्टिक एंड वी सी सिचुएशन इम्प्रूविंग ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स डेफिनेटली। जी, चलिए सुभाष जी, बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और एनटी फाइनेंस की योजनाओं साथ साथ रिजल्ट्स पर बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए।